हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओपन बुक में एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पोल साइंस से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक। और इससे संबंधित हम एक पहले वीडियो बना चुके हैं जो कि किससे संबंधित थी, इनके गुरु सुकरात से संबंधित थे। और आज हम पढ़ेंगे सुकरात के शिष्य प्लेटो के बारे में। और प्लेटो के बारे में आप इस कथन से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितने अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे अपने गुरु के, कि जिन्होंने इस कथन से अपने गुरु को अमर कर दिया कि मैं ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि असंस्कृत गैर यूनानी के बजाय मैं यूनान में पैदा हुआ, दास के बजाय नागरिक के रूप में, स्त्री के बजाय पुरुष के रूप में पैदा हुआ। किंतु सबसे अधिक धन्यवाद मैं इस बात का करता हूँ कि मैं सुकरात के युग में पैदा हुआ। तो यहाँ से ये पता चलता है कि प्लेटो कितना अपने गुरु को मानते थे और उनके लिए इन्होंने क्या कुछ नहीं किया। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में पढ़ा, तो उस वीडियो के अंदर हमने देखा जो सुकरात थे उन्होंने किसी प्रकार का कोई ग्रंथ नहीं लिखा। ठीक है जी, यानी इनके जो भी मिलते हैं वो जीनोफोन से या फिर प्लेटो के द्वारा इनके बारे में हमें पता चलता है। तो जो प्लेटो हैं उन्होंने क्या किया, अपनी पुस्तक के अंदर इनको अपना एक मेन पात्र के रूप में दिखाया और इनकी जो भी शिक्षाएं थी और इनके मुंह से कहलवाई है, अपनी बात को भी इनके मुंह से कहलवाया और इनको अमर कर दिया। तो चलिए आज हम प्लेटो के बारे में ही पढ़ेंगे, और जो कि फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी है, सामान्य परिचय इनके बारे में जो भी है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्लेटो के बारे में। पहले थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन ले लेते हैं भी क्या है। कहते हैं कि प्लेटो जो था प्लेटो को प्राचीन यूनान का अत्यंत प्रतिभाशाली और पहला व्यवस्थित राजनीतिक सिद्धांतकार माना जाता है। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ, यानी एक अच्छे खासे घराने के अंदर ये पैदा हुए। इनके जो कंधे थे बहुत अच्छे शरीर में थे, तो चौड़े कंधे थे, सुंदर और मजबूत शारीरिक इनकी जो शारीरिक बनावट थी वो थी, के कारण लोग इन्हें क्या कहते थे, एरिस्टोक्लीज या फिर अफलातून के नाम से बुलाते थे। तो एरिस्टोक्लीज का जो मतलब होता है उसका मतलब होता है सबसे अच्छा और प्रसिद्ध। उसके बाद में गुरु सुकरात की अद्भुत तर्क विद्या ने उनके मन को आकर्षित कर जहाँ एक कुशल दार्शनिक बनाया, और वहीं सुकरात के प्राणदंड की घटना ने इतना प्रभावित किया कि कई वर्षों तक ये कहाँ भटकते रहे, यूनान, इटली, मिस्र, भारत की यात्रा की और वहाँ की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया। तो इसलिए भारतीय चिंतन से प्लेटो के धर्म संबंधी विचार काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो हमसे पूछा जाए कि प्लेटो ने भारत से क्या लिया, एक तरह से जो धर्म संबंधी व्याख्या की गई है वो कहीं ना कहीं भारत के वेदांत शिक्षा से क्या है, मिलती जुलती है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, प्लेटो के बारे में पढ़ा कि जो प्लेटो है उनके ऊपर उनके गुरु सुकरात के जीवन का और उनके मृत्यु का बहुत काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। और थोड़ा और इनके बारे में देखें तो हमें ये पता चलेगा कि इन्हें मानकीय राजनीति यानी नॉर्मेटिव जो सिद्धांत है का जनक भी माना जाता है। और इन्होंने क्या देखा कि जब ये पैदा हुए तो उस समय जो इनका राज्य था यानी एथेंस, तो एथेंस का क्या चल रहा था, एक इसका पड़ोसी राज्य था जिसका नाम था स्पार्टा। स्पार्टा के साथ में क्या चल रहा था, युद्ध चल रहा था। ओके, और इस युद्ध को क्या कहा जाता है, पेलोपोनेशियन युद्ध भी कहा जाता है। ये जो युद्ध था ना ये 28 वर्षों तक चला। कितने टाइम तक चला, 28 ईयर तक, यानी बहुत एक लंबे टाइम तक चला। और इस युद्ध के कारण देखने को क्या मिला कि जो एथेंस था उसका पतन हो गया। तो अब जो प्लेटो था वो ये चाहता था कि मैं कुछ एक ऐसा राज्य बनाऊं, इतना स्ट्रॉन्ग राज्य बनाऊं कि उसका पतन ना हो, एक ऐसा राजा होना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, एक फिलोसफर किंग का कंसेप्ट दिया। लेकिन इसके साथ में इनका जो भी काम है, जो भी वर्क है, उस पर दो घटनाओं ने और भी प्रभाव डाला। इसीलिए ये क्या करते हैं, जो डेमोक्रेसी है उसको क्या करते हैं, नफरत करते हैं। और इसीलिए उसको क्या कहते हैं, सुकरों की नगरी या सूरों का राज्य, कुछ इस टाइप से बोलते हैं उनके बारे में। तो रियल में ऐसी दो घटनाएं कौन सी थी और कौन क्या चीज़ रहा कि इन्होंने अपनी यंग एज में, जब ये क्या थे हमारे पास में, जब ये यंग थे तो इन्होंने यंग एज में देखा, एक तो सबसे पहले इन्होंने देखा फर्स्ट द रूल ऑफ 30, यानी जो 30 लोगों की सरकार थी, शासन था, उनके बारे में देखा। और ये वही गवर्नमेंट थी, यानी ये वही सरकार थी जिसने क्या किया था, इनके जो गुरु सुकरात था उनको यंग लोगों को पथभ्रष्ट करने के आरोप में फंसाया,
क्योंकि आपको पता होगा जो सुकरात थे वो क्या करते थे, मतलब जो भी जवान लोग थे उनको कहीं ले जाते थे, उनके सामने कोई बात रखते थे और अपने विचार रखते थे, और अगर कोई बात राज्य के खिलाफ गलत है तो भी वो बोलने में हिचकिचाते नहीं थे। तो इसी के कारण उस समय क्या किया गया था, इनको जहर का प्याला पीना पड़ा, और हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो अपकमिंग वीडियो रहने वाली हैं उसकी आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या देखने को मिला कि जो रूल ऑफ 30 लोगों का था, उन्होंने क्या किया, इनके गुरु को पथ भ्रष्ट करके आरोप में लगाया। लेकिन जब इसके बाद में रूल ऑफ 30 के बाद में जो नई गवर्नमेंट आती है, यानी एक डेमोक्रेटिक सरकार आती है, रूल ऑफ 30 के बाद में एक लोकतांत्रिक सरकार आती है, और लोकतांत्रिक सरकार क्या करती है, जो इनके गुरु है, ठीक है जी, उनके गुरु को क्या कर देती है, अनैतिकता के अभियोग में उनको सजा सुनाती है और एक जहर का प्याला उनको पीना पड़ता है। तो इसीलिए ये क्या करने लगे, डेमोक्रेसी से नफरत करने लगे थे। और प्लेटो के साथ में अरस्तु, पेरेटो, ये भी कुछ ऐसे पर्सन है जो क्या करते हैं, अगेंस्ट हैं किसके, डेमोक्रेसी के। उसके बाद में अगर हम इनके बारे में थोड़ा और जानें तो हमें ये पता चलेगा कि जो प्लेटो थे, इन्होंने एक अकेडमी के नाम से एक यूनिवर्सिटी बनवाई, जो क्या थी, यूरोप की पहली यूनिवर्सिटी थी। क्या थी ये, यूरोप की पहली यूनिवर्सिटी थी, और दरवाजे पर लिखवाया। अगर आज आप देखेंगे तो आपको यूँ लगेगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों, क्योंकि इन्होंने लिखवाया कि जिन लोगों को गणित का ज्ञान नहीं है, किसका, जिन लोगों को गणित का ज्ञान नहीं है वे अंदर ना आए। तो अब सोच के देखो कि अगर रियल में आज के टाइम में जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और वे ये बात लिखवा दें तो क्या होगा, गणित का ज्ञान तो भाई किसी को नहीं है, तो अंदर कौन आएगा। लेकिन उस समय जो गणित का ज्ञान था उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था, और वो इस बात से बहुत अच्छे से स्पष्ट होता है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो आगे हमें ये पता चलता है कि जो प्लेटो है उस पर किन किन लोगों का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इनके जो प्रभाव देखने को मिलता है वो प्रभाव देखने को मिलता है हमें सोक्रेट्स का, यानी सुकरात का, क्योंकि इन्होंने जो रचना की वो संवाद शैली में की। उनकी जो भी मतलब बातें थी या कुछ भी था तो कैसा था, डायलेक्चुअल मेथड था उनका, यानी वाद विवाद तर्क से करके क्या कहते हैं, अपनी बात को रखते थे। और वही जो चीज़ थी वो किसने अपनाई, प्लेटो ने अपनाई, यानी द्वंद्वात्मक पद्धति अपने गुरु से इन्होंने ग्रहण की। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, एनालॉजी का प्रयोग किया। एनालॉजी का मतलब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, किसी के अंदर समानता स्थापित करते हैं। क्या करते हैं, एनालॉजी का मतलब कि जब हम किसी भी चीज़ के अंदर समानता स्थापित करते हैं तो उसको एनालॉजी बोला जाता है, यानी एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना और इनमें समानता के आधार पर तर्क करना। तो ये गुरु जो इनके थे वो यही तो चीज़ करते थे। उसके बाद में कि इन्होंने जो फिलोसफर किंग का कंसेप्ट दिया वो भी कहीं ना कहीं इनके गुरु से ही प्रेरित था। जैसे कि इनके गुरु ने बोला कि जब हम स्वास्थ्य के विकारों को सही करवाने के लिए एक अच्छे डॉक्टर के पास में जाते हैं और जूता बनवाने के लिए एक बहुत अच्छे मतलब कारीगर के पास में जाते हैं, तो हम अपने राज्य, जो अपना राज्य है, जो अपना स्टेट है, वो कैसे एक ऐसे नागरिक या कैसे एक लोग के, इंसानों के हाथों में सौंप दे कि जिनको चलाने नहीं आता शासन। उसके बाद में नेक्स्ट है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस का क्या प्रभाव पड़ा कि इन्होंने ज्यामिति पर काफ़ी काम किया, तो इसलिए प्लेटो की जो थ्योरी ऑफ सोल है तो उस पर इसका प्रभाव देखा जा सकता है। उसके बाद में नेक्स्ट हेराक्लिट्स। तो इनका क्या था, कंसेप्ट ऑफ चेंज, यानी इन्होंने बोला कि कुछ भी शाश्वत नहीं है, यानी कंसेप्ट ऑफ परमानेंस, यानी परमानेंट कुछ भी नहीं है, कि ये नियति का, ये प्रकृति का मतलब एक नेचर है कि बदलाव जरूरी है, तो हमेशा कुछ ना कुछ बदलता रहता है। उसके बाद में हम पढ़ लेते हैं नेक्स्ट प्लेटो का आदर्श राज्य, यानी इन्होंने क्या अपने राज्य के बारे में बोला। तो राज्य पर प्लेटो के विचार। तो प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध और विख्यात पुस्तक द रिपब्लिक में अपने राज्य संबंधी विचारों को परिभाषित किया। प्लेटो अपने राज्य को आदर्श न्याय के रूप में, आदर्श राज्य के रूप में क्या करना चाहता था, स्थापित करना चाहता था। और इसका रीजन भी आपको पता ही होगा कि वो एक आदर्श राज्य क्यों बनाना चाहता है, नोबल स्टेट क्यों बनाना चाहता है। क्योंकि आपने देखा कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो कैसी थी, एक भ्रष्ट सरकार थी। इनका मानना ये था कि उनको यही नहीं पता था कि शासन किया कैसे जाते हैं। तो अर्थात ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जहाँ न्याय व्यवस्था हो, और ये जो न्याय व्यवस्था है ना, ये इनका सबसे उत्तम गुण माना गया रिपब्लिक के अंदर। और जो उपशीर्षक है वो भी कहीं ना कहीं इसी को ही दिया गया है। ओके,
और वहाँ के शासक में क्या 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 गुण होने चाहिए, विवेक होना चाहिए, साहस होना चाहिए, तृष्णा होनी चाहिए, आदि भाव को विद्यमान होना चाहिए। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनके जो थॉट्स ऑफ स्टेट है इसको पढ़ने से पहले हम इनकी जो पुस्तक है ना, कुछ एक इम्पोर्टेंट पुस्तक है, जैसे रिपब्लिक हो गई, स्टेट्समैन होगी, लॉज होगी। वैसे तो इन्होंने बहुत सी पुस्तक लिखी हैं, जैसे सिंपोजियम हो गया, फायदो, अपोलॉजी, मैनो। लेकिन जो मेन पुस्तक है ना इनकी, वो कौन कौन सी है, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको पढ़ने से पहले इनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ताकि आपको बिल्कुल एग्जैक्ट कंसेप्ट समझ आएगा। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं किसके बारे में, हम देखते हैं रिपब्लिक के बारे में, जो इनकी काफ़ी फेमस और काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक रही। और इस पुस्तक के ऊपर जो इनके गुरु था सुकरात, इनका पूरा पूरा प्रभाव देखा जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तो हमने पढ़ा कि जो फिलोसफर किंग का कंसेप्ट आता है वो इसी के अंदर आता है। और ये क्या चाहते थे, एथेंस को मजबूत बनाना चाहते थे, तो इसीलिए इन्होंने क्या दिया, फिलोसफर किंग का कंसेप्ट दिया। तो जो रिपब्लिक है ना, इसका जो उपशीर्षक है यानी सब टाइटल है, यानी जो इसका उपशीर्षक है, और वो भी क्या है, वो भी न्याय ही रखा गया। क्या रखा गया? न्याय रखा गया। तो इसमें आदर्श राज्य है वह उसके कर्तव्यों का वर्णन किया गया। यानी रिपब्लिक यानी एक ऐसा स्टेट बना रहे हैं, तो जो आदर्श होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। अगर कोई राज्य आदर्श होगा तो वो क्या करेगा, मेन उसका काम क्या होगा कि उसमें उसके कर्तव्यों का वर्णन दिया होगा कि आपके कर्तव्य क्या है अपने लोगों के लिए। तो इसमें ये बोला गया। और सबसे मेन बात ये है कि जो रिपब्लिक है ना, उसका जो व्यू है ना, काफ़ी ब्रॉड व्यू है। यानी इन्होंने एक विस्तारित व्यू रिप्रेजेंट किया रिपब्लिक में। ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि इन्होंने इस पुस्तक में किस किस को ऐड किया, इन्होंने ऐड किया है जैसे दर्शन शास्त्र। आप दर्शन शास्त्र का प्रभाव इसमें देख सकते हैं। दर्शन शास्त्र के साथ साथ में और मानूँ तो मैं जैसे अध्यात्म, अध्यात्म के बाद में मनोविज्ञान, और शिक्षा विज्ञान। और जो रूसो है ना, इनकी जो पुस्तक है एमाइली, वो इसी से प्रेरित पुस्तक है जो इन्होंने रिपब्लिक के अकॉर्डिंग लिखी है। और शिक्षा शास्त्र पे भी इन्होंने लिखा है। उसके बाद में इन्होंने अर्थशास्त्र पर भी लिखा है। और इसी से हमें क्या मिलता है, साम्यवाद के दर्शन होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितनी एक ब्रॉड फॉर्म लिया है, कितना एक ब्रॉड व्यू लिया है इन्होंने रिपब्लिक को लिखने के अंदर। और इन्होंने रिपब्लिक में लिखा कि आदर्श राज्य का अस्तित्व विचार जगत में ही है। क्यों? क्योंकि इनको लास्ट में समझ आ गया था, क्योंकि ये जो वाक्य लिखा गया ना, ये रिपब्लिक में ही लिखा गया है कि जो मैं एक क्या चाहता हूँ, एक आदर्श स्टेट चाहता हूँ कि जिसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। ठीक है जी, कोई कमी ना हो। तो फिर इन्होंने स्वीकार किया कि भाई ऐसा राज्य जो है ना, वो रियल में आप कहाँ लिख सकते हैं, या तो विचार जगत में देखने को मिलेगा, और या फिर कहाँ देखने को मिलेगा, स्वर्ग में देखने को मिलेगा। और जो यहाँ पे ना, इसका मतलब अस्तित्व विचार जगत में है, धरती पर ये पॉसिबल नहीं है। तो इन्होंने इसके बारे में भी रिपब्लिक के अंदर लिखा। तो अब रिपब्लिक क्या करता है, राजा के ऊपर भी खुल के बोलता है कि जो राजा है उसमें क्या कुछ होना चाहिए। तो इन्होंने क्या गुण देखती है राजा के अंदर, तो राजा में ये कहता कि राजा में बुद्धि होनी चाहिए, साहस होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, न्याय होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि एक जो फिलोसफर किंग बनेगा ना, वो एक कठोर किसके बारे में बनेगा, एजुकेशन के बारे में बनेगा। और जो एजुकेशन आती है उसमें स्टार्टिंग के अंदर साहस, फिर बुद्धि, और फिर उसको खुला छोड़ दिया जाता है राजा को कि भी आप पूरे राज्य का क्या करो, भ्रमण करो और उसके बारे में देखो। तो वहाँ से क्या करते हैं, उसमें न्याय भाव जो है वो कहीं ना कहीं उसमें आ जाते हैं। तो इसीलिए हम मान सकते हैं कि जो रिपब्लिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है। और प्लेटो जो थे वो क्या करते थे, लोकतंत्र से नफरत करते थे, इसलिए इसको क्या कहते थे, जो सूरों की नगरी है उसको बुलाते थे। और जो इसके बाद में एक काफ़ी कौन थे, सेबाइन, सॉरी कौन थे, सेबाइन। तो सेबाइन जो थे, इन्होंने रिपब्लिक को क्या कहा है, जो रिपब्लिक थी, रिपब्लिक को इन्होंने कल्पनावाद मानने हैं। क्या माना इनको, रिपब्लिक को कल्पनावाद माना है।
तो ये जो कुछ एक इम्पोर्टेंट तथ्य थे ये रिपब्लिक के बारे में था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने जो है मेन चीज़ों को उठाया, क्योंकि कई बार किसी पेपर के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि रिपब्लिक का उपशीर्षक क्या है, न्याय है, किसका प्रभाव देखने को मिलता है, सुकरात का प्रभाव देखने को मिलता है, क्या बोला गया, आदर्श राज्य और उसके कर्तव्यों के बारे में बोला गया, इसमें किस किस विषय को ऐड किया गया, जैसे दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, अध्यात्म, शिक्षा शास्त्र, अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र से जो साम्यवाद के दर्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं, रिपब्लिक के अंदर ही हमें देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इनकी जो नेक्स्ट बुक है जो मेन इंपॉर्टेंट रहने वाली है वो हम पढ़ लेते हैं स्टेट्समैन के बारे में, थोड़ा सारों के बारे में देख लेते हैं भी क्या चीज़ है। तो हम स्टेट्समैन के बारे में देखते हैं। जो स्टेट्समैन बुक है ना वो रिपब्लिक के लगभग 10 से 15 साल बाद में लिखी गई थी। कितने साल बाद में, अब आप देख सकते हैं कि 10 से 15 साल के बाद में तो सोच ऑटोमेटिक चेंज होने लग जाती है। और ये जो बुक थी इसमें क्या है, आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें आपको देखने को मिलेगा राज्यों का वर्गीकरण, यानी इन्होंने क्या किया, इसके अंदर राज्यों का वर्गीकरण शो किया। अब जो राज्यों का वर्गीकरण है वो किस प्रकार से, तो इन्होंने 2 प्रकार के राज्य माने हैं। कितने माने इन्होंने, 2 प्रकार के राज्य माने हैं, 2 टाइप्स के। अब वे राज्य कौन कौन से हैं, देखिए, एक तो ऐसा स्टेट होगा जो कानून से संचालित होगा। कौन सा होगा, जो कानून से संचालित होगा। वहीं पे दूसरा कौन सा माना है, जो कानून से संचालित नहीं होगा। जो कानून से संचालित नहीं होते तो ये माना है। अब जो कानून से संचालित होते हैं उसमें इन्होंने क्या माना है कि सपोज करिए पहला है, इसमें क्या होगा, एक व्यक्ति का शासन होगा। क्या होगा, एक व्यक्ति का शासन होगा। और इन्होंने इसको क्या माना है, इसको माना है इन्होंने मोनार्की। क्या माना है इन्होंने, इसको माना है मोनार्की यानी राजतंत्र। ओके, जो एक व्यक्ति का शासन है वो मोनार्की माना गया। उसके बाद में जो कुछ व्यक्तियों का, उसके बाद में माना इन्होंने कुछ व्यक्तियों का शासन, तो इसको क्या माना इन्होंने, कुलीन तंत्र माना है। क्या माना इन्होंने, कुलीन तंत्र, यानी इसको क्या कहते हैं हम, एरिस्टोक्रेसी। ठीक है जी। उसके बाद में इन्होंने माना है जो तीसरा कानून से संचालित होने वाला है वो है कि बहुत व्यक्तियों का शासन। क्या, बहुत व्यक्तियों का शासन, और इसको इन्होंने क्या माना है, डेमोक्रेसी माना है, यानी डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र। उसके बाद में ऐसे राज्य कौन से हैं जो भाई कानून से संचालित नहीं होते, तो मानना तो यही है। पहला क्या है, एक व्यक्ति का शासन, उसके अंदर कुछ व्यक्तियों का शासन, और तीसरा कौन सा, बहुत से व्यक्तियों का शासन। तो जो पहला है इसको क्या माना गया, इसको बोला इन्होंने टायरनी। क्या बोला इन्होंने, इनको बोला इसने टायरनी। तो जो टायरनी है उसको क्या बोला जाता है, निरंकुश तंत्र बोला जाता है। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं जो मोनार्की है उसकी जो भ्रष्ट फॉर्म है वो कौन है, टायरनी। उसके बाद में कुछ व्यक्तियों का शासन, तो इसको क्या बोला इन्होंने, ओलिगार्की बोला है। क्या बोला है, ओलिगार्की। और हिंदी में इसको क्या कहेंगे हम, अल्पतंत्र बोलेंगे। तो ये कौन सी है, अरिस्टोक्रेसी की भ्रष्ट फॉर्म है। और जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की जो भ्रष्ट फॉर्म है वो है एक्सट्रीम डेमोक्रेसी। इन्होंने क्या माना है, एक्सट्रीम डेमोक्रेसी। तो इन्होंने क्या किया, इस प्रकार से जो राज्य हैं उनका वर्गीकरण किया है। और इन्होंने क्या बताइए, इसमें 4 प्रकार की सत्ता भी बताई है। यानी जो ये बुक है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इस बुक में इन्होंने राज्यों का वर्गीकरण किया और 4 प्रकार की सत्ताओं का वर्णन भी किया है। तो वो 4 प्रकार की जो सत्ता है वो कौन सी है, जैसे टीमोक्रेसी पहली, उसके बाद में है ओलिगार्की, और जो तीसरी रहने वाली है वो डेमोक्रेसी है, और जो चौथी रहने वाली है वो दोबारा से कौन सी आ जाएगी, टायरनी आ जाएगी। ठीक है,
तो ये हमने पढ़ा स्टेट्समैन के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला था। तो अब हम क्या कर लेते हैं, जो इनकी लास्ट बुक है और जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि इस समय ये क्या हो गए थे, जैसे जैसे हम क्या करते जाते हैं, बड़े होते जाते हैं, तो अपने ये क्या होते रहे, अपने गुरु के प्रभाव से थोड़ा मुक्त होते रहे। तो इसमें इन्होंने क्या लिखा है, लॉज, यानी ये एक ऐसी पुस्तक है जिस पे इनके गुरु का प्रभाव नहीं है। क्या नहीं है, इनके गुरु का प्रभाव नहीं है, और गुरु का प्रभाव नहीं है, और साथ में ये डायलॉग फॉर्म में नहीं है। ये कैसी फॉर्म में नहीं है, ये डायलॉग फॉर्म में नहीं है, यानी इसमें वाद विवाद देखने को नहीं मिलता, इन्होंने सीधा लिखा है। और ये ना सबसे बड़ी बुक है इनकी, क्या ये इनकी सबसे बड़ी बुक है, और सबसे बड़ी बुक होने के साथ साथ में ये इनकी क्या है, लास्ट बुक भी है, लास्ट बुक भी है। और इस बुक में इन्होंने क्या किया है, जो कानून है, इस बुक में इन्होंने क्या किया है, कानून की सर्वोच्चता को स्थान दिया। क्या काम इन्होंने दिया, कानून की सर्वोच्चता को स्थान दिया है। ओके, स्थान दिया है कि शासक को भी इन्होंने क्या माना है इस, क्योंकि ये देखो पूरी बुक जो है ना, ये लिखा गया है कि कानून पे आधारित बुक है, क्योंकि लॉज जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, और इसमें सबसे श्रेष्ठ माना गया है कानून को। और इसी कारण जो फिलोसफर किंग है, यानी जो राजा है, उसको भी इसमें क्या माना गया, कानून के अधीन माना गया। तो देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसमें राजा को कानून के अधीन माना गया है, तो ये कौन सी है, लॉज। इसके अंदर इन्होंने क्या माना है, इनको कानून के अधीन माना है। लेकिन इसमें इन्होंने एक बात कही है कि हमारे पास में एक ना अलग सी संस्था का पता चलता है हमें इसके बारे में, एक अजीब सी संस्था है जिसका नाम क्या इन्होंने लिखा है, इन्होंने लिखा उसका नॉक्टर्नल, कुछ ऐसा सा नाम है, नॉक्टर्नल काउंसिल, ठीक है जी, ये लिखा है। ये पता क्या थी, ये एक ऐसी संस्था थी जिसमें ना बुजुर्ग लोगों को चुना जाता था। कितने बुजुर्ग लोगों को, और कितने चुने जाते, 10। और कैसे चुने जाते थे, मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। और सबसे मेन खास बात क्या थी, जैसे अब आपको हंसी भी आएगी, कि सबसे मेन खास बात ये थी कि इनकी जो मीटिंग होती थी ना, वो रात को होती थी, यानी ये दिन में मीटिंग नहीं करते थे। और ये जो संस्था थी ना, इसको कानून से ऊपर माना गया था, यानी इसको क्या माना गया था, कानून से ऊपर माना गया था इस संस्था को, क्योंकि यही वो संस्था थी जो क्या करती थी, मनुष्य के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक जो भी नियम होते थे, जो भी कानून होते थे, रीति रिवाज होते थे, सबको बनाने का कार्य करती थी। कौन, नॉक्टर्नल काउंसिल। और सभी संस्थाओं को सबसे मेन जो काम था, क्या करना था, नियंत्रण का काम, और बाकी सभी संस्थाओं पर नियंत्रण भी रखती थी इस काउंसिल के द्वारा। और बस इसके अंदर तो शायद यही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो एक बार हम क्या करते हैं, थोड़ी नज़र डाल लेते हैं कि हमने तीनों के बारे में क्या पढ़ा। देखो, रिपब्लिक में हमें क्या पता चला कि रिपब्लिक में जो प्लेटो साहब है वो बात करते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह कल्पनावादी हो जाते हैं वो, ठीक है। तो क्या कहते हैं, राजा रानी की बात करते हैं कि एक फिलोसफर किंग होगा, वो सबको हरा देगा। तो फिलोसफर किंग की बात करते हैं कि जो फिलोसफर किंग है वो क्या करेंगे, स्टेट का मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन जब स्टेट्समैन में आते हैं ना, तो वो बेचारे 15 साल बाद में लिखे, तो थोड़े बड़े हो गए, तब उनको पता चल गया कि भाई फिलोसफर किंग तो नहीं हो सकता। तो वो क्या करते हैं, एक मिश्रित राज्य की बात करते हैं। कैसे, एक मिश्रित राज्य की बात करते हैं, और जो शासन है वो किसके द्वारा चलाया जाएगा, राजनायकों के द्वारा चलाया जाएगा। उसके बाद में जब इन्होंने लॉज लिखी, तो सोच सकते हैं हम बुढ़ापे के नज़दीक थे, तो बुढ़ापे के नज़दीक हैं तो भाई किसकी बात करेंगे, कानून की बात करेंगे। तो इस समय ये किसकी बात कर रहे हैं, कानून की बात कर रहे हैं। और इनका मानना है, क्योंकि जो इस समय है ना, ये कैसे एक राज्य की बात कर रहे हैं, ये एक मतलब वास्तविक राज्य की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक वास्तविक स्टेट की बात कर रहे हैं, रियल स्टेट की, यानी यथार्थवादी राज्य की बात कर रहे हैं, जो क्या होगा, जो नियमों के द्वारा संचालित होगा। जो किसके द्वारा संचालित होगा, नियमों के द्वारा। तो हमने पढ़ा किसके बारे में, जो भी इनकी 3 पुस्तकें थी, रिपब्लिक, स्टेट्समैन और लॉज के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं यहाँ से। और आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी हमारी अपकमिंग या लेटेस्ट वीडियो होगी, उनकी आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके।
और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को। चलिए हम बात कर रहे थे आदर्श राज्य की। जो प्लेटो है राज्य को एक विशाल क्या मानता है, संपदा मानता है। उनके अनुसार राज्य व्यक्तियों का एक व्यापक रूप है। उनके अनुसार व्यक्ति और राज्य के मध्य कोई भेद नहीं होता। प्लेटो राज्य को एक मानवीय संस्था मानता है और प्लेटो अपने आदर्श राज्य हेतु एक आदर्श राज्य की बात करता है, यानी फिलोसफर किंग की बात करता है, जिसमें क्या क्या गुण होंगे, विवेक, साहस और तृष्णा। ये जो तीनों के तीनों गुण हैं वो उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है जी। और उसके बाद में है कि जो प्लेटो है कि प्लेटो के अनुसार राज्य को कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, बल्कि उस राज्य के अंदर रहने वाले व्यक्तियों के अस्तित्व के आधार पर ही राज्य के अस्तित्व का निर्माण होता है। और उनके अनुसार राज्य में रहने वाले व्यक्ति जितने अच्छे गुण के होंगे राज्य उतना ही अच्छा होगा। तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य को 3 आधारों में विभक्त किया है। कौन से? आर्थिक, सैनिक और दार्शनिक, यानी 3 तत्व उन्होंने क्या माना है, इम्पोर्टेंट माने हैं अपने राज्य के अंदर। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कि जो प्लेटो साहब थे उन्होंने न्याय का क्या सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ जस्टिस क्या दी, उसके बारे में हम क्या करते हैं थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अभी हमने देखा कि जो न्याय है उसके सबसे जो मेन बात चल रही है वो किस में चल रही है, रिपब्लिक के बारे में चल रही है। और रिपब्लिक का जो सब टाइटल है वो क्या था, कंसर्निंग जस्टिस, ये इसमें लिखा गया था। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में न्याय मीमांसा में न्याय की पूर्ण व्याख्या प्रकट की है। प्लेटो के समस्त राजनीतिक विचारों का उल्लेख उसके अंतर्गत किया गया है। प्लेटो ने न्याय को प्रत्येक क्षेत्र में लागू किया है। उनके अनुसार सैनिक वर्ग, शासक वर्ग और उत्पादक वर्ग सभी को न्याय के अंतर्गत रहकर अपने कार्यों का क्या करना चाहिए, समापन करना चाहिए। न्याय के बिना कोई भी राज्य टिका नहीं रह सकता। जैसे पाकिस्तान में क्या हुआ, अगर हम ईस्ट पाकिस्तान की बात करें तो वहाँ न्याय नहीं था। क्यों न्याय? इसलिए नहीं था कि जो मुजीबुर रहमान थे वो जीत गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको वहाँ का जो प्रधानमंत्री है वो नहीं बनाया गया और उनके पूरे परिवार को मार दिया गया। तो क्या हुआ, न्याय नहीं मिला तो विद्रोह हुआ और लास्ट में क्या हो गया, एक अलग स्टेट ही बन गया जिसका नाम क्या था, बांग्लादेश देखने को मिला। उसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो इसीलिए राज्य के संदर्भ में न्याय का अर्थ यह होगा कि उत्पादक वर्ग को सैनिक वर्ग से संरक्षण और ऊर्जा प्राप्त होगी और दार्शनिक वर्ग क्या करेगा, जो है उनका मार्गदर्शन करने का कार्य करेगा। प्लेटो ने अपने न्याय को 2 भागों में बांटा है। कौन सा? एक तो सामाजिक न्याय और दूसरा कौन सा, व्यक्तिगत न्याय। सामाजिक न्याय का उत्तरदायित्व वह शासक और सैनिक वर्ग को देता है, और वहीं व्यक्तिगत न्याय जो है उनका मत है कि व्यक्ति में साहस, तृष्णा और विवेक का होना ही न्याय है। अर्थात न्याय एक ऐसी वस्तु है जो मनुष्य के आंतरिक भाग में विद्यमान रहती है, और उनके अनुसार न्याय की स्थापना करने हेतु दार्शनिक शासन का होना अनिवार्य है। तो अभी क्योंकि जब न्याय की बात चल रही थी तो ये दार्शनिक उसके ऊपर थोड़े ज़्यादा चल रहे थे। थोड़ा और अगर हम पढ़ें तो हमें क्या पता चलेगा कि इसमें सोफिस्ट द्वारा स्थापित है न्याय का खंडन करता है। जैसे थ्रेसिमैकस जो उस समय था ना, काफ़ी प्रचलित सोफिस्ट थे, और जो इन्होंने न्याय की व्याख्या दी थी ना, तो इसके अंदर ये क्या करते हैं, उनकी जो व्याख्या है उसकी आलोचना करते हैं या उनके खंडन करते हैं और फिर अपना न्याय स्थापित करते हैं। तो चलिए हम थोड़ा सा क्या करते हैं, सोफिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि सोफिस्ट कौन थे, ताकि आपको वो चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो हम क्या करते हैं, सोफिस्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। जो सोफिस्ट होते थे ना, वो क्या होते थे, टीचर होते थे, और ऐसे टीचर होते थे जो क्या करते थे, पैसे लेते थे और आगे टीचिंग का काम करते थे। और जो यूथ होते थे उस समय के यूनान के, उनको क्या सिखाते थे, तर्क विद्या सिखाते थे। यानी क्या सिखाते थे, उनको तर्क विद्या सिखाते थे कि किस प्रकार से आप तर्क वितर्क करके अब उनको ज्ञान मिल सकता है। और ये क्या करते थे, मनी के लिए अपनी जो वाक्पटुता है उनको सिखाने का कार्य करते थे। तो इसीलिए जो यूनानी लोग थे ना, जो यूनानी लोग थे वो इन्हें यूनान के नहीं मानते थे और इनको गैर यूनानी मानते थे। किनको? सोफिस्ट को। तो इसीलिए वो इनको मैटिक्स कहना पसंद करते थे। क्या कहना पसंद करते थे? मैटिक्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और वहीं पे ये जो खुद को थे वो हेलेनिक बोलते थे। क्या बोलते थे? हेलेनिक बुलाते थे। तो जो सोफिस्ट स्टेट है ना, सोफिस्ट लोग जो थे ना, वो क्या कहते थे, इनको
जो स्टेट था ना, सोफिस्ट लोग थे, वो स्टेट को नेचुरल नहीं मानते थे। स्टेट को क्या नहीं मानते थे, वो नेचुरल नहीं मानते थे, बल्कि ये मानते थे कि ये तो कृत्रिम है, यानी इनको लोगों ने बनाया। लेकिन प्लेटो और जो उनके गुरु थे वो क्या मानते थे, इसको एक नेचुरल स्टेट मानते थे। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, ये हमने पढ़ा सोफिस्ट लोगों के बारे में। तो आगे हम देख लेते हैं कि प्लेटो के अनुसार सामाजिक वर्गों के प्रधान लक्षण और उपयुक्त सद्गुण क्या है। सामाजिक वर्ग यानी उपयुक्त सद्गुण क्या होगा और प्रधान लक्षण क्या होगा। जो फिलोसफर किंग है, जो फिलोसफर उसमें क्या होना चाहिए, विजडम होनी चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए। जो सोल्जर है उसमें क्या होनी चाहिए, करेज होनी चाहिए और इमोशन होने चाहिए। जो ट्रेडर्स है यानी व्यापारी है, उसमें क्या होना चाहिए, संयम होना चाहिए और एपेटाइट यानी तृष्णा होनी चाहिए। लेकिन जो सबसे प्रधान गुण माना गया वो कौन सा माना गया, न्याय। और जो पहली 2 क्लास है उसको क्या माना गया, संरक्षक वर्ग माना गया। और ये क्या करती है, संरक्षण का काम करती है, किसका, व्यापारी वर्ग का। और अब हम देख लेते हैं कि प्लेटो के शिक्षा संबंधी विचार यानी एजुकेशन के बारे में प्लेटो जो है वो क्या। प्लेटो शिक्षा के क्षेत्र को राज्य के नियंत्रण में रखते हैं। ओके, ये क्या रखना चाहते हैं, राज्य के नियंत्रण में रखना चाहते हैं, क्योंकि जो स्पार्टा था उनकी जो एजुकेशन थी वो राज्य के नियंत्रण में नहीं थी। तो उनके अनुसार शिक्षा को व्यवस्था करना और उसका क्रियान्वयन करना राज्य का कार्य होना चाहिए। वह समानता के सिद्धांत पर बल देते हुए कहता है कि स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को समान रूप से एजुकेशन मिलनी चाहिए और एजुकेशन एक सामाजिक प्रक्रिया मानते हैं। प्लेटो के अनुसार एजुकेशन के माध्यम से ही पहचान की जा सकती है कि किस में विवेक है, किस में साहस है और किस में तृष्णा है। जो प्लेटो है वो स्पार्टा की शिक्षा प्रणाली से काफ़ी प्रभावित है, क्योंकि उस समय एथेंस की शिक्षा किसके हाथों में थी, निजी लोगों के हाथों में थी। इसलिए राज्य यह नहीं करता कि क्या शिक्षा दी जाए। प्लेटो की शिक्षा नीति में क्या हमें फिजिकल एजुकेशन दी जाएगी, मानसिक शिक्षा दी जाएगी, अभियोगिता दी जाएगी, कला और संगीत आदि को इन्होंने क्या किया, अपनी जो एजुकेशन है उसके अंदर ऐड किया है। और उसके बाद में हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, जो इनकी रियलिटी इज़ द शैडो ऑफ आइडिया यानी जो गुफा का दृष्टांत है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके माध्यम से इन्होंने हमें क्या समझाने का प्रयत्न किया कि थ्योरी ऑफ आइडिया, चेंज ऑफ सोल, द मेटाफोर ऑफ डिवाइडेड लाइन, इनवर्ड आई, नॉलेज ऑफ वर्च्यू और शैडो। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया, बताने का प्रयास किया है। तो प्लेटो कहता है कि जो रियलिटी है वो रियलिटी नहीं है, बस वो तो एक इल्यूजन है। तो सांसारिक वस्तुओं को देखने के लिए केवल आईसाइट चाहिए, लेकिन आइडिया को देखने के लिए विजन चाहिए, और वो देख सकता है कि जिसकी सोल क्या हो गया, इनलाइटन हो गई है। तो इसको हम क्या करते हैं, एक जो इन्होंने एक कहानी दी है उसके माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, तो इसमें इन्होंने क्या बोला था कि इन्होंने एक कथा बोली थी, एक कहानी के माध्यम से बताया। तो सुकरात कहता है कि एक गुफा की कल्पना करो। क्या करो, एक आप गुफा की कल्पना करो जो किसके अंदर है, भूमि के अंदर है। और स्टार्टिंग से ही कुछ लोगों को क्या कर दिया गया, इसके अंदर बांध कर रख दिया गया। और बाहर जो इनका गेट है उसके बाहर क्या खड़े, कुछ सैनिक खड़े हैं, और इसके गेट के ऊपर क्या जल रही है, आग जल रही है। लेकिन ये लोग काफ़ी लंबे समय से इसके अंदर बंद हैं। अब क्या होता है, कोई भी जब यहाँ से आता या जाता है तो इस आग की वजह से क्या बनती है, उसकी यहाँ पे हमें परछाई देखने को मिलती है। अब इन लोगों ने तो कभी देखा ही नहीं बाहर जाकर भी कि रियल क्या है क्या है। इनके हिसाब से तो यही एक नेचर है, यानी जो शैडो बन रही है वही एक इल्यूजन बन रहा है, और वो इसको क्या करके बैठे हैं, सच मान के बैठे हैं। लेकिन जब सपोज करिए इनमें से कोई बंदा यहाँ से भाग जाएगा और भाग कर बाहर निकल जाएगा, और वो जब रियल में एक्चुअल में ये सब चीज़ें देखेगा तो वो क्या हो जाएगा कि उसकी जो सोल है इनलाइटन हो जाएगी, और वो समझ पाएगा कि रियल में जो दिखाई दे रहा है वो रियल में इल्यूजन है। अगर आपको रियल देखना है तो आपको विजन चाहिए, आपकी सोल क्या होनी चाहिए, इनलाइटन होनी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, इस माध्यम से अपना जो गुफा का सिद्धांत है उसको आगे बताने का काम किया है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि प्लेटो के साम्यवाद और आधुनिक साम्यवाद में डिफरेंस क्या है, यानी आज का जो साम्यवाद है और प्लेटो का साम्यवाद था उसमें क्या डिफरेंस था। तो प्रयोग क्षेत्र, इसमें केवल संरक्षक वर्ग है, लेकिन इसमें क्या किया गया, संपूर्ण समाज को ऐड किया गया। संपत्ति और महिलाओं की साझेदारी है, यहाँ पे क्या है, संपत्ति का सामान्य स्वामित्व है। लक्ष्य क्या है,
न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, लेकिन आज के आधुनिक साम्यवाद का मेन मकसद क्या है? अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए। इसमें दार्शनिक आधार क्या है? नैतिक मूल्यों की प्रधानता होनी चाहिए, लेकिन इसमें क्या बोला गया? भौतिक संतुष्टि की प्रधानता होनी चाहिए। ये दार्शनिक वर्ग पर वैलिड होता है, लेकिन ये सर्वहारा वर्ग पर वैलिड होता है। चलिए अब हम लास्ट स्लाइड देख लेते हैं कि जो सबसे बड़े इनके आलोचक रहे हैं वो कौन है? कार्ल पोपर। कि वन कैन बी आइदर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक। तो इन्होंने प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स को ओपन सोसाइटी का क्या माना है? दुश्मन माना है। और यही हमारे पास में कौन है? कार्ल पोपर है। तो चलिए, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करना भूलें। धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।